ओके, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू हम बात करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स NSAIDs की, नसेड्स भी बोलते हैं इसको, नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स भी इसको बोलते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल ओवरव्यू, like in contrast to morphine, they do not depress CNS, do not produce physical dependence, and have no abuse liability, and are weaker analgesic except for inflammatory pain. मायने इसके ये हैं कि बेसिकली अगर जब कभी हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी की ड्रग की बात करते हैं तो अगर एक फंक्शन उसका कोरिलेट करें एनाल्जेसिक, तो चूंकि एनाल्जेसिक्स हमारे ओपियाइड एनाल्जेसिक्स भी होते हैं, राइट, जो सेंट्रली वर्क करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्ट करते हैं. लेकिन बेसिकली दोनों में NSAID या नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स जो होते हैं लाइक मॉर्फिन, उनसे NSAID में डिफरेंस यही होता है कि बेसिकली मॉर्फिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं, लाइक, जबकि ये डिप्रेस नहीं करते. वो फिजिकल डिपेंडेंस कॉज करते हैं जबकि ये फिजिकल डिपेंडेंस कॉज नहीं करते. इनकी एब्यूज लायबिलिटी मींस एडिक्शन के चांसेस होते हैं उसमें, लेकिन इनमें एडिक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं होती. ये वीकर एनाल्जेसिक्स होते हैं इन कंपैरिजन टू सेंट्रल एनाल्जेसिक लाइक नार्कोटिक एनाल्जेसिक. एक्सेप्ट फॉर इन्फ्लामेटरी पेन मीन्स अगर पेन विद इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी पेन है, तो वहां पे बेस्ट ड्रग हमारी NSAID होगी. जबकि नॉर्मल अगर हमको इंटेंस पेन है लेकिन वहां विदाउट इन्फ्लामेशन है, देन देयर वी विल यूज बेसिकली द नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, राइट. They act primarily on peripheral pain mechanism but also in the CNS to raise pain threshold. पेन थ्रेशोल्ड को बढ़ा देती हैं. ये आपकी NSAID का क्लासिफिकेशन है, बेसिकली इसको आपको लर्न करना होगा. लाइक एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन, मेफेनामिक एसिड, पिरोक्सिकैम, केटोरोलैक, फिनाइलब्यूटाजोन, निफोफैम, पैरासीटामोल, नेमेसलाइड, डाइक्लोफेनाक, एसिलोफेनाक. तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन का पार्ट आपको याद करना. ओवरऑल अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जैसा कि इस इमेज को ऑलरेडी हम प्रोस्टाग्लैंडिन में कवर कर चुके हैं डिटेल से, सारी की सारी NSAID जो होंगी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एस्प्रिन को छोड़ के, एस्प्रिन इरिवर्सिबली बाइंड करती है किस पे, साइक्लोऑक्सीजनेज पे, इसको इनहिबिट करती है. जब इसको इनहिबिट कर देगी मीन्स आपको यहाँ पे अगर जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है उसको लिख के एरो करके इस पे माइनस करना होगा. अगर ये एस्प्रिन है तो एस्प्रिन इसको इरिवर्सिबली बाइंड करती है, राइट. और जब कॉक्स इनहिबिट होगा इट मींस फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन किसी की सिंथेसिस नहीं होगी. इट मींस इनसे मीडिएटेड जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे. अगर अदर देन एस्प्रिन की बात करें तो इससे रिवर्सिबली और कंपिटेटिवली बाइंड करता है साइक्लोऑक्सीजनेज से और इसको इनहिबिट करता है, जबकि एस्प्रिन इरिवर्सिबली बाइंड करता है, राइट. तो और चूंकि जब साइक्लोऑक्सीजनेज को आप इनहिबिट कर देंगे तो ये सिंथेसिस इसकी नहीं होगी. ये सिंथेसिस ओवरऑल किससे हो रही थी, एराचिडोनिक एसिड से. इट मींस ऑल एराचिडोनिक एसिड विल नाउ यूटिलाइज्ड बाय द लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम एंड लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर व्हाट, ल्यूकोट्राइन्स. और ल्यूकोट्राइन्स का एक अपना एस्पेक्ट है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मींस ल्यूकोट्राइन इंड्यूस्ड फंक्शन को NSAID क्या करेंगे, इनडायरेक्टली बढ़ा देंगी और ये वाला पाथवे आपका इनहिबिट हो जाएगा. तो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. बेसिकली आपको इस डायग्राम बना के इसको यहाँ पे एरो का साइन देके माइनस करना होगा, राइट. लाइक यहाँ पे लिखा है एस्प्रिन इनहिबिट कॉक्स इरिवर्सिबली बाय एसिटाइलेटिंग वन ऑफ द सेरिन रेजिड्यू. रिटर्न ऑफ कॉक्स एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द सिंथेसिस ऑफ फ्रेश एंजाइम. साइक्लोऑक्सीजनेज फ्रेश एंजाइम जब दोबारा प्रिपेयर होगा तब वो दोबारा काम करेगा. अदरवाइज एक बार कॉक्स को अगर इसने एस्प्रिन बाइंड करती है तो एक ऐसा बाइंडिंग हुआ इरिवर्सिबली. Other NSAID are competitive and reversible inhibitor of COX. Return of activity depends on the dissociation from the enzyme, which in turn is
governed by the pharmacokinetic characteristic of the compound. मीन्स जो फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, मीन्स कई का डिसोल्यूशन टी हाफ क्या है, उसका सॉल्युबिलिटी क्या है, लाइपोफिलिक नेचर क्या है, तो उस बेसिस पे अदर देन एस्प्रिन पे डिपेंड करेगा कि वो कितने ओवरऑल कितने टाइम के लिए उस अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबल बाइंडिंग है जबकि यहाँ पे इरिवर्सिबल बाइंडिंग। देखिए ओवरऑल अगर बेनिफिशियल एक्शन ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिशन, चूंकि हमको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम इसको डिटेल से प्रोस्टाग्लैंडिन के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये एनाल्जेसिया एनाल्जेसिक होगी। प्रिवेंशन ऑफ पेन नर्व एंडिंग सेंसिटाइजेशन जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन करते हैं वो भी इनहिबिट होगा। एंटी पायरेसिस, जबकि पायरेसिस इफेक्ट होता है PGE1 के थ्रू, वो भी चूंकि हम ब्लॉक कर रहे हैं उसकी सिंथेसिस, तो एंटी पायरेसिस इफेक्ट होगा। एंटी इन्फ्लामेटरी होगा, एंटी थ्रोम्बोटिक होगा, क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस इन न्यूबॉर्न। डक्टस आर्टरियोसस बेसिकली क्या है कि जब फीटस, प्रेग्नेंट वुमेन फीटस जो होगा बिफोर डिलीवरी, तो उसमें क्या होगा, बाईपास वो ब्लड वेसल्स कनेक्ट होंगी किससे, अवोर्टा से और पल्मोनरी आर्टरी में, तो वो आफ्टर बर्थ वो क्या होती है, क्लोज हो जाती है। तो चूंकि क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस इन न्यू बॉर्न, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है वो बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन ही वैसोडाइलेटरी इफेक्ट की वजह से वो उसको ओपन करके रखता है, लेकिन बर्थ के बाद हम जब NSAID देते हैं तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बंद होगी और डक्टस आर्टरियोसस क्या हो जाएगा, पेटेंट। पेटेंट मीन्स क्लोज। तो क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस इन न्यू बॉर्न भी NSAID का वर्क होता है। डिस्मेनोरिया में बेनिफिशियल एक्शन होता है, क्योंकि डिस्मेनोरिया क्या है, ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, रप्चर होकर ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पे भी ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके डिस्मेनोरिया में हेल्पफुल होगा। शेयर टॉक्सिसिटी ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिशन, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिशन से क्या टॉक्सिसिटी डेवलप होती है, मीन्स NSAID के साइड इफेक्ट इनफैक्ट अगर बोलें तो क्या है, लाइक गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज, चूंकि पता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्पफुल होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को हम इनहिबिट कर रहे हैं तो गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज होगा। ब्लीडिंग, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट फंक्शन, लाइक एस्प्रिन लो डोज में क्या होता है, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी होती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा, इट मीन्स क्या होगा, ब्लीडिंग। लिमिटेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन भी कॉज करते हैं, डिले प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेबर भी करता है, अस्थमा, क्योंकि ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को इंप्रूव कर, NF इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल, क्योंकि ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस इंड्यूस होती है बाय यूजिंग NSAID। दो NSAID को हम डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे, बाकी को इन शॉर्ट, लाइक पैरासीटामोल की अगर बात करें जो कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। बेसिकली अगर हम बात करें तो पैरासीटामोल इनइफेक्टिव होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जनरेटेड एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, चूंकि जहाँ पे इन्फ्लेम्ड साइट होगी, जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे पेरोक्साइड जनरेट होते हैं, राइट, और वो पेरोक्साइड्स क्या कर देते हैं, इनइफेक्टिव कर देते हैं किसको, पैरासीटामोल को। अगर हम बात करें पैरासीटामोल ब्रेन में COX-3 के थ्रू एक्ट करती है। बेसिकली पैरासीटामोल जो मेटाबोलाइट होता है, जो माइक्रोसोमल एंजाइम इसको मेटाबोलाइज करते हैं, उसका जो मेटाबोलाइट बनता है वो बनता है N-एसिटाइल पैरा एमिनो बेंजोक्विनोइमिन, NAPQ इन शॉर्ट। तो ये NAPQ बेसिकली क्या करता है, इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है टुवर्ड सल्फाइड्रिल ग्रुप, और सल्फाइड्रिल ग्रुप कई एंजाइम्स में भी होता है और अदर बायोमोलिक्यूल्स में होता है। तो चूंकि इस मेटाबोलाइट की एफिनिटी है कि ये सल्फाहाइड्रिल ग्रुप के साथ बाइंड होगा, इट मीन्स उन एंजाइम्स के साथ भी बाइंड होगा जिनमें सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है, प्लस अदर बायोमोलिक्यूल लाइक सिस्टीन, उनके साइड भी ये बाइंड होगा जिन पे सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है। तो चूंकि ये टॉक्सिक है और ये सल्फाहाइड्रिल ग्रुप इनसे बाइंड होके क्या करेगा, रिजल्टिंग इन हेपेटोटॉक्सिसिटी, तो ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। लेकिन नॉर्मली अगर एस्टामिनोफेन मीन पैरासीटामोल की अगर बात करें तो ये सेफ होता है, क्योंकि लीवर से जो ग्लूटाथियोन रिलीज होता है वो ग्लूटाथियोन में खुद सल्फाइड्रिल ग्रुप होता है, तो सल्फाइड्रिल ग्रुप होने की वजह से ये मेटाबोलाइट NAPQ एंजाइम्स और बायोमोलिक्यूल से ना कंबाइंड होके किससे कंबाइंड हो जाते हैं, ग्लूटाथियोन जो कि लीवर से रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और ग्लूटाथियोन उसको क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो
वो सेफ हो जाता है। लेकिन अगर इन केस आपका लीवर ही डैमेज है, जिसकी वजह सपोज करिए क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म आर प्री डिस्पोज टू टॉक्सिसिटी बिकॉज ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। जब लीवर टॉक्सिसिटी होगा तो ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, और ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन डिक्रीज होगा मीन्स इसके सल्फाहाइड्रिल उसको डिटॉक्सीफाई इस मेटाबोलाइट को करने वाला कोई कंपाउंड नहीं होगा, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक होगा। एस्टामिनोफेन टॉक्सिसिटी कैन बी डिक्रीज बाय प्रोवाइडिंग सल्फाहाइड्रिल डोनर लाइक एन एसिटाइल सिस्टीन, और एन एसिटाइल सिस्टीन को इसी वजह से क्या बोलते हैं, एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल। सो दिस इज अबाउट द पैरासीटामोल। अगर सैलिसाइलेट की बात करें तो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एस्प्रिन हैज सेवरल अदर इंडिकेशन लाइक इसकी 40 से 325 मिलीग्राम ये प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन या स्ट्रोक में काम आती है। इसको अगर आप डिटेल डिस्क्राइब करेंगे तो ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं एस्प्रिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। एस्प्रिन क्या करती है, लो डोज में थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, राइट, TXA2 के सिंथेसिस को। और TXA2 की सिंथेसिस क्या होता है, बेसिकली देखिए अगर एस्प्रिन को हम लो डोज में लेते हैं तो चूंकि ओरली हम एस्प्रिन ले रहे हैं एस्प्रिन को लो डोज में, तो ये पोर्टल सर्कुलेशन में ही जो पोर्टल सर्कुलेशन जो हो रहा है वहाँ पे जो प्लेटलेट सर्कुलेट होके आ रही हैं उनके उनकी जो कॉक्स एंजाइम है वहाँ पे उसको एसिटाइलेट कर देगी एस्प्रिन, और वो क्या करेगी, TXA2 की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। जो सारी एस्प्रिन चूंकि ऑलरेडी आपने एस्प्रिन लो डोज में ली थी, तो आप यहाँ से एक पॉइंट कह सकते हैं कि लो अमाउंट ही एस्प्रिन का सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच हो रहा है। इट मीन्स PGI2 जो कि एंडोथेलियम में जिसकी सिंथेसिस होती है वहां पे से इनहिबिशन ऑफ PGI2 सिंथेसिस कम होगा, क्योंकि जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच ही कम होगी। तो एक तो रीजन ये है। आप इस फैक्ट को भी देखिए एक साथ, प्लेटलेट के में न्यूक्लियाई नहीं होती। अगर प्लेटलेट में एक बार कॉक्स को इनहिबिट कर दिया जाता है तो जब तक दूसरी बार फ्रेश प्लेटलेट नहीं सिंथेसाइज हो जाती तब तक वो कॉक्स दोबारा एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो वाइल एंडोथीलियम डस हो, जबकि एंडोथीलियम में न्यूक्लियस होता है इसलिए वहां दोबारा PGI2 बन सकता है। मींस प्लेटलेट जब तक दोबारा रीसेंसाइज नहीं होगी तब तक वो पर्टिकुलर कॉक्स जो कि इनहिबिट कर दिया गया है सैलिसाइलेट एस्प्रिन के थ्रू वो दोबारा वर्क नहीं करेगा, जबकि PGI2 के थ्रू ऐसा नहीं है। PGI एंडोथीलियम में एक बार ब्लॉक होगी, लेकिन एंडोथीलियम में चूंकि न्यूक्लिएटेड है तो वहां पे जो कॉक्स प्रेजेंट होगा वो दोबारा सेंसाइज हो जाएगा। इट मींस नेट जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो ये आ रहा है कि ओवरऑल PGI2 की सिंथेसिस तो हम दोबारा रीगेन कर ले रहे हैं, लेकिन TXA2 की सिंथेसिस दोबारा नहीं कर पा रहे। इट मीन्स हमारा नेट इफेक्ट क्या है, नेट इफेक्ट इनहिबिशन ऑफ TXA2 जनरेशन अकर। अब TXA2 क्या होता है, एग्रीगेटरी होता है, तो अगर एग्रीगेशन नहीं होगा इट मीन्स ये क्या कराएगा, प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं कराएगा। इट मीन्स ये क्या कराएगा, ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देगा। इसीलिए बोलते हैं कि ये प्रोफाइलेक्सिस, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं कराएगा मीन्स स्ट्रोक को बनने नहीं देगा। इसीलिए बोलते हैं कि प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड स्ट्रोक में ये काम आता है। इन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस एल्प्रोस्टाडिल इज यूज्ड टू कीप इट पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है क्लोज, एल्प्रोस्टाडिल मीन्स PGE1। PGE1 ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज करने के लिए, राइट। तो अब हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट की। जैसे हम सैलिसाइलिक एसिड लेते हैं तो ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, वो सैलिसाइलिक एसिड एसिडिक मेटाबोलाइट बनाता है। एसिडिक मेटाबोलाइट, चूंकि एसिडिक मेटाबोलाइट बॉडी फ्लूइड में एसिडिटी ज़्यादा ना हो, इस वजह से रिफ्लेक्स में हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट होगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड से निकाल सके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर भी एसिडिक होता है। और हाइपर वेंटिलेशन जब ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगी। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होने की वजह से इसको कंपनसेट मीन्स कम करने के लिए यूरिनरी एल्कलोसिस भी होगी, ताकि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुई तो यूरिनरी एल्कलोसिस हुई। लेकिन यूरिनरी एल्कलोसिस होने से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ और सपोज करिए कि आप कॉन्टिन्यूड एस्पिरिन की थेरेपी में हैं और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आपको बार बार हो रहा है, तो सफिशिएंटली पोटेशियम हैज बीन लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। डिहाइड्रेशन, हाइपोकैलिमिया एंड प्रोग्रेसिव मेटाबॉलिक एसिडोसिस मींस ओवरऑल एस्पिरिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देता है, ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। एट थेरेप्यूटिक डोज कॉजेज हाइपर यूरिसेमिया, ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि यूरिक एसिड के सिक्रेशन को ये रिलीज के एक्सक्रीशन को कम कर देता है।
कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है चिल्ड्रन लेस देन 12 ईयर ऑफ एज ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ राइस सिंड्रोम। राइस सिंड्रोम क्या है? चूंकि एस्प्रिन का मेटाबोलाइट ये क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा, जो कि क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी, और विच इनहिबिट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन accumulation of ammonia, swelling of liver and brain also occur. And children recovering from chickenpox and flu-like symptoms should never take aspirin. Right? अदर नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं, लाइक एंडोमेथासिन जो कि फास्फोलाइपेज PLP-A2 को इनिबिट करता है, जो कि फास्फोलाइपेज A2 हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। ये बेसिकली फास्फोलाइपेज A2 यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो डायरेक्ट मीन्स अगर आप इसको इनिबिट करते हैं तो पूरा पाथवे इनिबिट होगा, राइट। तो इसी चीज़ को यहाँ पे क्या कहा गया है कि एंडोमेथासिन जो होता है वो PLP-A2 को इनिबिट करता है और इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टी होती है, कॉजेज मोर GI अपसेट देन अदर, यूज्ड इन बार्टर सिंड्रोम अलॉन्ग विद स्पाइरोनोलैक्टोन। बार्टर सिंड्रोम में यूज होता है क्योंकि ये माना जाता है कि बार्टर सिंड्रोम में सोडियम और क्लोराइड का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, और वो डिस्टर्ब बैलेंस होता है प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए एंडोमेथासिन बार्टर सिंड्रोम में यूज करते हैं। मेफेनमिक एसिड में भी PLP-A2 इनहिबिटरी एक्टिविटी होती है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन डिस्मेनोरिया। कीटोरोलैक केवल NSAID है जो कि IV यूज होती है आई ड्रॉप में, बट इसका सजेस्ट किया जाता है कि 5 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू इसको नहीं करना है। ऑल NSAID आर वीक एसिड एक्सेप्ट नेब्यूमेटॉन। So this is all about the NSAID. Thank you very much.